सीधा रुख करेंगे जहां सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी, लोकसभा और राज्यसभा की। रुख करेंगे लोकसभा का। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्नकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं सादर आभार करता हूं। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन नीति नेशनल हेल्थ वर्क फोर्स पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है क्या, जो राज्यों के मानक भर्ती समय सीमा, स्टाफिंग नर्स और नियुक्ति के लिए केवल मार्गदर्शन करे। अध्यक्ष महोदय, फिलहाल ऐसी कोई नीति लाने पर मंत्रालय में कोई विचार नहीं हो रहा है। जहां तक राज्यों में ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर की उपलब्धता का विषय है, मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हम राज्यों को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, जिससे वो अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन कर सकें और मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर सकें। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री श्री राजेश मिश्रा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्नकाल के दौरान मुझे पूरा प्रश्न पूछने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान की वजह से जो विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा बीमा योजना है, गरीब जनता को बड़ी अस्पतालों में भी, चिन्हित अस्पतालों में उपचार हो रहा है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रोगों की प्राथमिक चिकित्सा पास में मिल सके, इसके लिए पीएचसी, सीएचसी व स्थापित जन आरोग्य मंदिरों में चिकित्सकों की उपलब्धता बहुत कम है। देश की जनसंख्या के हिसाब से एमबीबीएस डॉक्टरों की बहुत कमी है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि एनएचएम के तहत पीएचसी, सीएचसी व स्थापित जन आरोग्य मंदिरों में बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस चिकित्सकों जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत अच्छा कार्य किया था, क्या उन्हें प्राथमिक प्रशिक्षण देकर वहां पदस्थ करने की कोई योजना है क्या? वह यदि नहीं है तो हम चिकित्सा सुविधा कैसे उपलब्ध करवाएंगे? वह चिकित्सकों की कमी हम कब तक पूरा कर सकेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहती हूँ कि भारत की सरकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर हमारे डॉक्टर्स की और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की देश में उपलब्धता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस दृष्टि से हमने बहुत बड़ा कदम उठाया। देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए, जिसके माध्यम से आज बड़ी संख्या में देश को डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ हमने मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए, वहाँ पर हम को लोकेशन में नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना भी कर रहे हैं, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ भी मिल सके। जहाँ तक हमारे सीएचसी, पीएचसी या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मैन पावर की उपलब्धता का प्रश्न है, मैं पहले भी स्पष्ट कर चुकी हूँ कि एनएचएम के तहत हम राज्यों को तमाम किस्म की वित्तीय सहायता और टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। उनके द्वारा जो पीआईपीज हमें प्रपोज किए जाते हैं उसके अंतर्गत, जिससे वो अपने यहाँ मैन पावर की जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति कर सकें। और एनएचएम के तहत हमने बहुत सारे विशेष प्रबंध भी किए हैं, जैसे कि विशेष तौर से जो रूरल या हार्ड टू रीच एरियाज है, वहाँ पर डॉक्टर्स को रहने के लिए हम हार्ड एरिया अलाउंस देते हैं। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हमारे सिजेरियन सेक्शंस प्रॉपरली वहाँ पे कंडक्ट हो सके, उसके लिए जो हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है, पेडियाट्रिशियंस हैं या एनेस्थेटिस्ट है, इनको भी हम ऑनरेरियम देते हैं। इसके साथ ही स्पेशल इंसेंटिव्स हैं एएनसी चेकअप्स कराने के लिए। और अब हमने राज्यों को नेगोशिएबल सैलरी का भी एक प्रावधान दिया है, जिसे हम कहते हैं यू कोड बी पे, यानी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को हायर करने के लिए वो जो भी सैलरी कोड करेंगे वो राज्य उनको पे करेंगे। और इस तरीके से तमाम कोशिशें हमारी जारी हैं कि हमारे जो पीएचसी, सीएचसी और तमाम आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पे जो डॉक्टर्स की या मेडिकल स्टाफ की कमी है वो पूरी हो सके। और इसके साथ ही हम मल्टी स्किलिंग ऑफ डॉक्टर्स भी कर रहे हैं एनएचएम के तहत, ताकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो कमी है, जो उपलब्धता है, उसे देश के कोने कोने में सुनिश्चित किया जा सके। श्री जेएम हरीश बाल योगी। Thank you, Speaker sir, for allowing me to give the chance to raise a supplement. Sir, I would like to draw the Minister's attention
My question is also quite similar to the previous colleague who has asked. Sir, the WHO recommends a doctor-patient ratio to be 1:1000. But in my constituency, Dr. B.R. Ambedkar, Konasima, the ratio stands at 1:21,279. And the nurse-patient ratio is 1:13,173. These figures reflect the acute shortage of medical personnel in my constituency. In the light of this, my question to the Honourable Minister is, what measures have been undertaken to address these shortages and improve the availability of medical personnel in rural and underserved regions like my constituency? Thank you. सर, माननीय सदस्य अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्पेसिफिक एक प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने जो ब्रॉड पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, देश में डॉक्टर्स की और नर्सिंग स्टाफ के शॉर्टेजेस को एड्रेस करने के लिए NHM के तहत भी और अदरवाइज भी, तो मैंने पहले भी विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन की है। और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि भारत की सरकार पिछले 11 वर्षों से, खासतौर से हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय जिस गति से काम कर रहा है, आने वाले समय में हमारा डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो WHO के नॉर्म्स के अनुरूप ही होगा और हमारे देश के किसी भी कोने में डॉक्टर्स की या स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 282 श्री CM रमेश। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, जवाब पटल पर रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 283 श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। माननीय मंत्री जी। जवाब पटल पर रख दिया गया है। लाओ श्री कृष्णा। Thank you very much, sir. Recently, in Andhra Pradesh, under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and under the leadership of Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu ji, there's a Yoga Divas that has happened, sir. Huge turnout has come out. Almost 3 lakh people has appeared for that Yoga Divas, sir. But, sir, my question is regarding the Ayush treatment, especially via dedicated facilities. The state's infrastructure is limited to just 2 50-bedded integrated Ayush hospitals under the construction in Kakinada and Visakhapatnam. So, a state like that, only 2 50-bedded hospitals are there, sir. So, there is a requirement of Ayush 50-bedded hospital even in Rayalaseema also, even in Palnadu also, in a backward place like Palnadu also. So, I request the minister if there is any proposal to extend these Ayush 50-bedded hospitals in Rayalaseema as well as the backward areas of Palnadu and even Ongolu, a backward district also, sir. Thank you very much. अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उसमें NHM के माध्यम से यहाँ पर जो काम किए जाते हैं 60-40 के रेशियो में काम किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश का जो वित्तीय आवंटन है स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से 2013-14 में पूरे देश के लिए जो 36,000 करोड़ था, उसमें से जो गतिविधियाँ, एक मिनट, तो प्रश्न का जरा समझ में नहीं है कि आपको क्या पूछना चाहते, जरा बोल। Hello, sir. Can you hear me? Sir, there are only 2 50-bedded Ayush hospitals in state of Andhra Pradesh. In state of Andhra Pradesh, that too, one in Visakhapatnam and other one is in Kakinada. But there is another region, backward region of Rayalaseema, which doesn't have a 50-bedded hospital. There is a region like Ongole, which is a backward district. There is my district also, which is a backward district, where there is no provision of a Ayush 50-bedded hospital. So I request you, is there extension of is there a possibility for you to sanction more Ayush hospitals so that this facility can extend to even backward areas of Rayalaseema, Palnadu and Ongole? This is the question. Thank you.
अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के बारे में जो पूछा गया है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 616 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 13 निजी स्वास्थ्य देखभाल और 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना का सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में जिलों के पुनर्गठन के मद्देनजर अतिरिक्त 10 CSC और 13 PSC और 1786 भवन रहित SSC आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के लिए राज्यों को आवंटित बजट के पुनर्नियोजन भी किया गया, जिसमें 571 इकाइयों को परित्याग करने वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 तक आवंटित यूनिटों की संख्या को 45 तक सीमित किया गया था। राज्यों के प्रस्ताव के अनुसार 1786 भवन रहित आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 45 UAAM, 26 IPHL और 24 CCB के निर्माण सुदृढ़ीकरण के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 236 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर को भी स्वीकृति दी है। राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार PM अभियान के अंतर्गत 45 UAAM में से वर्तमान में 5 UAAM भी कार्यरत है। अध्यक्ष महोदय, PIK के माध्यम से आंध्र सरकार से जो भी यहाँ पर डिमांड आती है तो निश्चित रूप से उसे पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता देने की कोशिश की जाए। श्री उत्कर्ष वर्मा, माननीय मंत्री जी, माननीय रसायन सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। SP वाला मेरी लोकसभा इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है और किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही है। क्या मंत्री जी ये आंकड़ा बताने की कृपा करेंगे कि कितनी खाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नेपाल तस्करी में हर वर्ष चली जाती है, जिससे किसानों का हक मारा जाता है और उनको समय पर यूरिया नहीं मिल पाता? माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़र को किसानों तक पहुंचाना, इसका मैंडेट मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र की है और इसको हम बखूबी सारे देश में कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी हम कर रहे हैं। जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, वहां हमारी जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के द्वारा यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके जो रिक्वायरमेंट बताई गई, वो यूरिया की रिक्वायरमेंट थी 1,21,918 मेट्रिक टन और इनको 1,30,276 मेट्रिक टन दे दिया गया है और इनकी जो सेल है वो 1,25,130 हुई है। अभी 5,146 स्टॉक में पड़ा हुआ है यूरिया। ये मैं लखीमपुर खीरी का बता रहा हूँ। उसी तरीके से डैप जो है DAP वो 12,801 इनकी रिक्वायरमेंट थी, 14,847 इनको दे दिया गया है और जो सेल हुई है वो 10,662 हुई है, 4,185 ये इनके पास स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। MOP ने 844 मेट्रिक टन इनको दिया गया है, इनकी रिक्वायरमेंट थी। इनको 2,377 मेट्रिक टन दिया गया है, जिसमें से इनका सेल सिर्फ 1,839 मेट्रिक टन हुआ है। 538 मेट्रिक टन इनके पास पड़ा हुआ है लखीमपुर खीरी में। जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और ये प्रदेश की जिम्मेवारी है कि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर होर्डिंग को रोके और स्मगलिंग को रोके और ये रोकने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। और इसमें जो हमारा है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 ये आता है और इसमें फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत इसको रोकना और किसानों तक पहुंचाना, इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी ताकत दी गई है कि वो स्मगलिंग को रोके। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ तक एक्शन का सवाल है,
ब्लैक मार्केटिंग के 140 केसेस नोट हुए हैं, होर्डिंग के 5 केसेस, सब स्टैंडर्ड के 24 केसेस, डाइवर्जन के 41 केसेस इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग के हुए हैं। और इसमें जो एक्शन हुआ है, नंबर ऑफ लाइसेंस कैंसल्ड एंड सस्पेंडेड ब्लैक मार्केटिंग में 2695, होर्डिंग में 62, सब स्टैंडर्ड में 106, डाइवर्जन में 294, टोटल 3157 केसेस पर लाइसेंस कैंसिल हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं। शो कॉज नोटिस जो है वो ब्लैक मार्केटिंग पर 2811, होर्डिंग पर 391, सब स्टैंडर्ड पर 1351, डाइवर्जन पर 1442 और टोटल शो कॉज नोटिस 5995 यानी 6000 के आसपास हुआ है। इस तरीके से इंस्पेक्शन जो है वो 1,58,128 इंस्पेक्शन हुए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हम स्मगलिंग को, डाइवर्जन को, सब स्टैंडर्ड को और होर्डिंग को बखूबी रोकें और इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तत्परता से काम कर रही है। क्या सरकार की भविष्य में योजना है कि किसानों की सब्सिडी डायरेक्ट उनके खातों में दी जाए? सब्सिडी लाखों करोड़ रुपए हम खाद के माध्यम से देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं देते हैं और ऐसा कोई विचार भी नहीं। श्रीमती हरसिमरत कौर। जी सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि लगातार पंजाब में हर एक सीज़न में डीएपी की इतनी बड़ी शॉर्टेज भी आती है और ब्लैक मार्केटिंग ऐसे होती है कि एक डीएपी के बैग के लिए जो 1350 रुपये का होना पड़ता है तो उनको ज़बरदस्ती 3000 तक का दूसरा सामान भी खरीदवाया जाता है जो डीएपी चाहिए। तो माननीय मंत्री जी बताएंगे कि पिछले 3 साल से 5.5 लाख मेट्रिक टन जो एलोकेशन है पंजाब की, वो कितना उसके अगेंस्ट एलोकेट किया है केंद्र ने और जो शॉर्टेज रही है उसकी भरपाई के लिए क्या किया है।